हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ट्रिप। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं यूनिट 5, जिसमें यूनिट 5 का फर्स्ट चैप्टर है ब्रीदिंग एंड एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एज यू हैव अर्लियर, ऑक्सीजन इज यूटिलाइज्ड बाय द ऑर्गेनिज्म इनडायरेक्टली ब्रेकडाउन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल लाइक ग्लूकोज, अमाइनो एसिड, फैटी एसिड्स। हम ऑक्सीजन को क्यों यूज़ करते हैं? ताकि हम क्या कर सकें, ग्लूकोज, अमाइनो एसिड और फैट को ब्रेक डाउन कर सकें, जिससे हमें क्या हो, एनर्जी मिले। और एनर्जी मिलेगी तो हम क्या करेंगे, एक्टिविटी कोई सी भी परफॉर्म कर पाएंगे। कार्बन डाइऑक्साइड विच इज हार्मफुल इज रिलीज्ड ऑल्सो ड्यूरिंग द अबव कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये कैटाबॉलिक रिएक्शन है क्योंकि इसमें ब्रेक डाउन हो रहा है, तो इसके दौरान क्या निकलती है, कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। इट इज देयर फॉर द एविडेंट दैट oxygen has to be continuously provided to the cell and CO2 produced by the cell have to be released out। इसका मतलब हमें लगातार क्या है, ऑक्सीजन की ज़रूरत है, क्योंकि ऑक्सीजन नहीं मिलेगी तो हमें एनर्जी नहीं मिलेगी और फिर CO2 को क्या करना है, रिलीज आउट करना ज़रूरी है। दिस प्रोसेस ऑफ एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन फ्रॉम द एटमोसफेयर विद CO2 प्रोड्यूस्ड बाय द सेल इज कॉल्ड ब्रीदिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एक्सचेंज ऑफ ऑक्सीजन एंड CO2 विद इन द एनवायरनमेंट इज कॉल्ड ब्रीदिंग। और इसको हम कॉमनली कॉल्ड रेस्पिरेशन। जैसे हम पढ़ेंगे रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एक रेस्पिरेशन का ही पार्ट है। रेस्पिरेशन में टोटल 5 स्टेप होते हैं, उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है, ब्रीदिंग। प्लेस योर हैंड ऑन योर चेस्ट, यू कैन फील द चेस्ट मूविंग अप एंड डाउन। आप प्लेस करो अपने चेस्ट पर हैंड को, तो आपको फील होगा कि हमारा जो चेस्ट है वो क्या हो रहा है, अप एंड डाउन हो रहा है। यू नो दैट इट इज ड्यू टू ब्रीदिंग। ये क्यों हो रहा है, क्योंकि हम ब्रीथ कर रहे हैं। हाउ डू वी ब्रीद, हम ब्रीथ कैसे करते हैं? द रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स एंड मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग। हम रेस्पिरेटरी ऑर्गन से और उसके मैकेनिज्म से क्या कर पाते हैं, ब्रीथ कर पाते हैं। वही हम इस चैप्टर में पढ़ेंगे। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स देख लेते हैं, अलग अलग ऑर्गेनिजम्स में कैसे क्या क्या है। Mechanism of breathing among the different group of animals depending mainly on their habitats and level of organization। ये डिपेंड करेगा कौन सा ऑर्गेनिज्म किस जगह पर रहता है और वो उसको कितनी रिक्वायरमेंट है एनर्जी की, उस हिसाब से वो क्या करेगा, ब्रीदिंग करेगा। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे कि हमारे स्पंज है, वो बहुत छोटे छोटे हैं। लोअर इनवर्टिब्रेट जैसे स्पंज हो गया, सेरेंट्रेट हो गया, फ्लैट वॉर्म्स हो गए। ये एक्सचेंज करते हैं ऑक्सीजन को और CO2 को सिंपल डिफ्यूजन से, और ये अपने एंटायर बॉडी सरफेस से क्या करते हैं, ब्रीथ करते हैं। वहीं पे अगर हम बात करें अर्थवर्म की, अर्थवर्म यूज मॉइस्ट क्यूटिकल। याद रखना, अर्थवर्म क्या करता है, यूज करता है मॉइस्ट क्यूटिकल। एंड इंसेक्ट हैव नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूल्स, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स कहते हैं। इंसेक्ट्स के पास क्या होता है, जैसे कॉकरोच है, कॉकरोच के पास क्या होता है, साइड साइड में बहुत सारे क्या होते हैं, पोर्स होते हैं, जिसको हम ट्रैकियल ट्यूब्स बोलते हैं। उसके थ्रू क्या करता है, वो ऑक्सीजन को और CO2 को ट्रांसपोर्ट करता है, डिफ्यूज करता है। टू ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर विद इन द बॉडी। ये क्यों, ताकि एटमॉस्फेरिक एयर क्या हो, बॉडी में जा सके। स्पेशलाइज, ये बच्चों याद रखना है, वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर बोले और वेस्कुलराइज्ड बैग बोले। वेस्कुलराइज्ड स्ट्रक्चर क्या है, गिल्स है। गिल से कोई भी अगर रेस्पिरेशन करता है उसको ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये मेनली कौन यूज करता है, एक्वाटिक ऑर्गेनिज्म जो वाटर में रहते हैं और मॉलस्का। और वहीं पर बात करें वेस्कुलराइज्ड बैग यानी कि लंग्स से अगर कोई भी रेस्पिरेशन कर रहा है तो पल्मोनरी रेस्पिरेशन बोलते हैं। इसको यूज करते हैं टेरेस्ट्रियल फॉर्म्स ऑफ एन टेरेस्ट्रियल ऑर्गेनिजम्स यूज करते हैं लंग्स को, जैसे कि अमंग वर्टिब्रेट्स। अगर वर्टिब्रेट में बात करें तो फिशेज यूज करती हैं गिल्स को, वेयर एज एम्फीबिया, रेप्टाइल्स और बर्ड्स और मैमल्स यूज करते हैं लंग्स को। ठीक है। एम्फीबिया लाइक फ्रॉग कैन रेस्पायर थ्रू देयर मॉइस्ट क्यूटिकल। अगर बात करें फ्रॉग की, तो फ्रॉग क्या यूज करता है, मॉइस्ट क्यूटिकल यूज करता है। इसको हम क्यूटेनियस रेस्पिरेशन कहते हैं। याद रखना, अगर आप गिल से रेस्पिरेशन करोगे तो उसको क्या बोलेंगे, ब्रैंकियल रेस्पिरेशन। अगर आप लंग से रेस्पिरेशन करोगे तो उसको बोलते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। और अगर स्किन से रेस्पिरेशन हो तो उसको क्या बोलते हैं, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है। अब ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम की बात करें, वी हैव अ पेयर ऑफ एक्सटर्नल नोस्ट्रिल ओपनिंग आउट अबव द अपर लिप। अपर लिप के ऊपर क्या है, मतलब दो नोस्ट्रिल्स हैं, यानी पेयर ऑफ नोस्ट्रिल्स हैं। इट लीड्स टू नेजल चैम्बर। अब नोस्ट्रिल्स है, उससे क्या होगा, एयर अंदर जाएगी, तो नेजल चैम्बर है, थ्रू द नेजल पैसेज के थ्रू। दी नेजल चैम्बर फिर कहाँ पर ओपन होंगे, फेरिंग्स में। फेरिंग्स एक इंपॉर्टेंट ऑर्गन है। फेरिंग्स इंपॉर्टेंट क्यों है, ए पोर्शन इन विच द कॉमन पैसेज ऑफ फूड एंड एयर। यहाँ पे क्या होता है, फूड और एयर आपस में आके मीट करते हैं, कॉमन पैसेज होता है।
दी फेरिंग्स ओपन हो जाता है किसमें, लैरिंग्स में, फिर लैरिंग से कहाँ पर जाएगा, ट्रैकिया में। लैरिंग्स याद रखना कार्टिलेजनस बॉक्स है, ये बेटा 9 कार्टिलेज से मिलकर बना होता है और इसका काम क्या होता है, साउंड प्रोडक्शन का काम होता है, ठीक है। ड्यूरिंग swallowing ग्लॉटिस ग्लॉटिस कैन बी कवर्ड बाय द थिन इलास्टिक, ये थिन याद रखना, कभी थिक आ जाएगा तो फिर गलत हो जाएगा। थिन इलास्टिक कार्टिलेजनस फ्लैप होता है, जब भी हम क्या करते हैं खाने को निगलते हैं तो एक थिन कार्टिलेजनस फ्लैप होता है जिसको हम क्या बोलते हैं, एपिग्लॉटिस करते हैं, वो क्या करता है, ग्लॉटिस को कवर करता है। ग्लॉटिस हमारा एयर पाइप है, विंड पाइप बोल सकते हैं। ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है फूड की एंट्री को किसमें, लैरिंग्स के अंदर। अगर लैरिंग्स में फूड चला गया तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ट्रैकिया क्या है, एक स्ट्रेट ट्यूब्स है एक्सटेंडिंग अप टू मिड थोरेसिक कैविटी, थोरेसिक कैविटी तक ये क्या करती है, एक्सटेंड करती है। और ये किस पर डिवाइड होती है, ये इंपॉर्टेंट है, ये डिवाइड हो जाती है 5th थोरेसिक वर्टिब्रा, T5 पे क्या होगी, ये डिवाइड होगी। और ये फिर क्या होगा, डिवाइड होने पर लेफ्ट एंड राइट प्राइमरी ब्रोंकाई में डिवाइड हो जाती है। ईच ब्रोंकाई अंडरगो रिपीट डिवीजन टू फॉर्म सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई। अब क्या होगा कि ये हमारी ट्रैकिया है, ट्रैकिया क्या होगी, डिवाइड हो जाएगी प्राइमरी ब्रोंकाई में, फिर प्राइमरी ब्रोंकाई से सेकेंडरी ब्रोंकाई में, सेकेंडरी ब्रोंकाई से टर्शरी ब्रोंकाई में, ऐसे चलता रहेगा, ठीक है। फिर लास्ट में क्या होगा, फिर ब्रोंकियोल्स में टूट जाएगा, ब्रोंकियोल से क्या होगा, एंडिंग अप टू वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स, लास्ट में कहाँ पर बचेगा, वेरी थिन टर्मिनल ब्रोंकियोल्स तक। दी ट्रैकिया प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्शरी ब्रोंकाई एंड इनिशियल ब्रोंकियोल्स सपोर्टेड बाय द इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग। ये इनकम्प्लीट, अगर कंप्लीट हो जाएगा तो बच्चा गलत हो जाएगा। ये इनकम्प्लीट कार्टिलेजनस रिंग का पर्पस क्या है, कि ताकि क्या हो कि हमारा जो ट्रैकिया है वो कोलैप्स ना कर जाए, इसीलिए क्या होता है, प्रिवेंट करता है कोलैप्सिंग से, प्रिवेंट कोलैप्स। ट्रैकिया ट्रैकिया को कोलैप्स करने से क्या करता है, बचाता है। ईच टर्मिनल ब्रोंकियाई गिव राइज टू, अब जो टर्मिनल ब्रोंकियाई लास्ट में एंड किस पर होते हैं हमारे, वेरी थिन, थिन याद रखना, इरेगुलर वॉल्ड एंड वेस्कुलराइज्ड बैग लाइक स्ट्रक्चर, इसको हम क्या बोलते हैं, एल्वेलाई। ये एल्वेलाई में जाकर एंड अप हो जाता है। द ब्रांचिंग नेटवर्क ऑफ ब्रोंकाई, ब्रोंक्यूल्स एंड एल्वेलाई कंप्राइजेस द लंग्स। अब ये जो ब्रांचिंग बन रही है ब्रोंकाई, ब्रोंकियोल्स और एल्वेलाई की, किसके अंदर होती है, लंग्स के अंदर होती है, जो कि फिगर दे रखा है 14.1 में, अभी हम देखेंगे। वी हैव 2 लंग्स, हमें पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, 2 लंग्स होते हैं, विच इज कवर्ड बाय द डबल डबल लेयर। डबल लेयर से क्या है, कवर है हमारे दोनों लंग्स, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, और ये दोनों लेयर के बीच में क्या है, प्लूरल फ्लूइड प्रेजेंट है। ये जो 2 लेयर हैं, ये क्या है, आउटर वाली को क्या बोलते हैं, पैराइटल, यहाँ पे दिया हुआ है क्या, आउटर वाली को बोलते हैं पैराइटल प्लूरल मेम्ब्रेन, और इनर वाली को बोलते हैं विसरल प्लूरल मेम्ब्रेन। जो पैराइटल वाली है थोरेसिक कैविटी से अटैच होगी, और जो विसरल वाली है वो लंग्स में। इट रिड्यूसेस, अब ये जो प्लूरल फ्लूइड है इसका काम क्या है, ये रिड्यूस करता है फ्रिक्शन को ऑन द लंग सरफेस। जब भी हमारा क्या हो रहा है, लंग्स बार बार कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स हो रहे हैं, तो ये क्या करता है, फ्रिक्शन से बचाता है। आउटर प्लूरल मेम्ब्रेन क्या होती है, क्लोज कॉन्टैक्ट होती है थोरेसिक कैविटी के, मैंने अभी बताया, यानी कि पैराइटल की बात हो रही है, ये पैराइटल की बात हो रही है। और जो इनर वाली होती है, इनर वाली प्लूरल मेम्ब्रेन कांटेक्ट में होती है किसके, लंग्स के, इनर वाली को क्या बोल रहे हैं, विसरल, ठीक है। द पार्ट स्टार्टिंग विद द एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल, इंपॉर्टेंट लाइन बच्चा ये आ जाती है। एक्सटर्नल नोस्ट्रिल टू टर्मिनल ब्रोंकाइल्स तक का जो पार्ट होता है उसको कंडक्टिंग पार्ट बोलते हैं, और एल्वेलाई एंड देयर डक्ट्स को क्या, रेस्पिरेटरी एक्सचेंज ऑफ पार्ट को रेस्पिरेटरी सिस्टम, मतलब इसको एक्सचेंज पार्ट बोलते हैं या फिर रेस्पिरेटरी पार्ट बोलते हैं। यानी कि ये जो ये वाला पार्ट है, ये क्या करेगा, सिर्फ एक्सचेंज करवाएगा, ये सिर्फ कैरी करेगा O2 एंड CO2 को, और ये क्या करवाएगा, एक्सचेंज करवाएगा, रेस्पिरेटरी पार्ट। द कंडक्टिंग पार्ट, देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, द कंडक्टिंग पार्ट ट्रांसपोर्ट एटमॉस्फेरिक एयर टू द एल्वेलाई। ये क्या कर रहा है, ट्रांसपोर्ट करने का काम कर रहा है एटमॉस्फेरिक एयर को एल्वेलाई तक। और क्या काम है, क्लियर करता है, क्लियर इट फ्रॉम फॉरेन पार्टिकल, ह्यूमिडिफाई एंड ऑल्सो ब्रिंग टू द एयर टू द बॉडी टेम्परेचर। ये बॉडी टेम्परेचर में क्या करता है, एयर को लेकर आता है और क्लियर करता है जो भी फॉरेन पार्टिकल है, इसमें ह्यूमिडिफाई करता है। तो ये PYQ है, याद रखना, ये आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है, ये PYQ है।
द लंग्स आर सिचुएटेड इन द थोरेसिक चैम्बर। ये पता होना चाहिए लंग्स हमारे कहाँ पर सिचुएटेड है, थोरेसिक चैम्बर में सिचुएटेड है, विच इज ऑटोमेटिकली एयर टाइट चैम्बर। ये बहुत एयर टाइट चैम्बर होता है। द थोरेसिक चैम्बर इज फॉर्म्ड, ये डॉर्सली किससे फॉर्म्ड है? डॉर्सली फॉर्म्ड है वर्टिब्रल कॉलम से, वेंट्रली फॉर्म्ड है स्टर्नम से, लेटरली फॉर्म्ड है रिब से, और लोअर साइड में फॉर्म्ड है डायफ्राम से। याद रखना। एनाटॉमिकल सेटअप ऑफ द लंग्स in the thorax is such that any change of volume of the thoracic cavity will reflect the lung cavity। अगर thoracic cavity में कोई भी वॉल्यूम का चेंज हो रहा है तो वो रिफ्लेक्ट करेगा किसको? लंग। मतलब उससे क्या होगा, लंग की जो कैविटी है उसमें भी क्या होगा, वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। सच अरेंजमेंट इज इसेंशियल फॉर ब्रीदिंग, ये ब्रीदिंग के लिए बहुत जरूरी है। एज वी कैन नॉट डायरेक्टली ऑल्टर द पल्मोनरी वॉल्यूम, हम पल्मोनरी वॉल्यूम यानी कि डायरेक्ट लंग का वॉल्यूम चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए हम क्या करते हैं, थोरेसिक का वॉल्यूम, थोरेक्स का वॉल्यूम चेंज करते हैं, थोरेसिक कैविटी का, जिससे क्या होता है लंग का वॉल्यूम भी चेंज हो जाता है। अब ये 5 स्टेप्स है, ये आ चुके हैं पीवाईक्यू में, बहुत बार आए हैं, तो मैं इसको बहुत बार स्टार लगाना चाहूंगी। सबसे पहला स्टेप क्या है? ब्रीदिंग या फिर पल्मोनरी वेंटिलेशन बाय विच एटमॉस्फेरिक एयर इज डाउन ड्रॉन इन एंड CO2 रिच एल्वुलर एयर इज रिलीज आउट। इसमें क्या हो रहा है, ऑक्सीजन हमारी अंदर आ रही है और CO2 हमारी बाहर जा रही है एल्वुलाई तक। इसका फर्स्ट यही पार्ट है। फिर दूसरा क्या है, हम क्या करेंगे, अब ऑक्सीजन जो हमने ली है उसको क्या करेंगे, और CO2 जो हमने ली है उस डिफ्यूज होगी किसके, एल्वुलर मेम्ब्रेन से। फिर ये जो हमारा ऑक्सीजन है इसको ट्रांसपोर्ट किया जाएगा ब्लड में। फिर डिफ्यूजन होगा ऑक्सीजन का और CO2 का किससे, ब्लड एंड टिश्यू से। टिश्यू से क्या होगा, CO2 बाहर निकलेगी, और ब्लड से क्या होगा, ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी। यानी टिश्यू से CO2 ब्लड में जाएगी और ब्लड से ऑक्सीजन टिश्यू में जाएगी। फिर क्या होगा, जो ऑक्सीजन हमने ली उसको यूटिलाइज किया जाएगा कैटाबॉलिक रिएक्शन के थ्रू, वही ग्लूकोज, अमीनो प्रोटीन वगैरह टूटकर, ठीक है, अमीनो एसिड्स टूटकर, फैट्स टूटकर, फिर क्या होगा, हमारा रिलीज हो जाएगा CO2। इसको सेलुलर रेस्पिरेशन बोलते हैं। ये हमारा क्या है, फिजिकल रेस्पिरेशन, फर्स्ट स्टेप। और ये क्या है हमारा, सेलुलर रेस्पिरेशन, ये सेल में हो रहा है, इंपॉर्टेंट। अब ये डायग्राम देख लेते हैं, डायग्राम इंपॉर्टेंट है। ये ये भी इसके ऊपर भी शायद 2013 में आई थिंक क्वेश्चन आया हुआ है पीवाईक्यू, ठीक है। मुझे एग्जैक्ट डेट याद नहीं है, ईयर याद नहीं है, ठीक है। तो ये डायग्राम याद रखना इंपॉर्टेंट है। ये जो ऊपर दिख रहा है ये एपिग्लॉटिस है, ऐसे लेबलिंग आ सकती है इसकी। और नीचे दिख रहा है लैरिंग्स यानी कि वॉइस बॉक्स है। ये ट्रैकिया दिख रहा है, ये इनकम्प्लीट सी शेप रिंग से मिलकर बना हुआ है। और उसके बाद बात करें, ये डिवाइड हुआ है किसमें, ब्रोंकाई में, प्राइमरी ब्रोंकाई, टर्शियरी ब्रोंकाई में, T5 लेवल पर। और ये दोनों लंग्स हैं, ठीक है। इसमें क्या हो रहा है, अब प्राइमरी ब्रोंकाई सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से टर्मिनल ब्रोंकियल्स में क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे जो दिख रहे हैं स्ट्रक्चर्स, इसको बोलेंगे हम एल्वुलाई। ये ब्रोंकियल्स से निकलते हैं एल्वुलाई। ये प्लूरल फ्लूइड है, प्लूरल फ्लूइड प्लूरल मेम्ब्रेन के बीच में है, ठीक है। और ये तो रिब्स है, और ये हमारा लंग्स है, और ये डायफ्राम है, डोम शेप। लेबलिंग आ सकती है तो याद रखना ये वाला डायग्राम इंपॉर्टेंट है। अब मैकेनिज्म ऑफ ब्रीदिंग, हम ब्रीदिंग कैसे करते हैं। ब्रीदिंग इन्वॉल्व 2 स्टेजेस, ब्रीदिंग 2 स्टेजेस में इन्वॉल्व है, इंस्पिरेशन एंड एक्सपीरेशन। इंस्पिरेशन में क्या हुआ, इंस्पायरेशन और एक्सपायरेशन बोलते हैं। ड्यूरिंग विच एटमॉस्फेरिक एयर, इसमें क्या होता है, इंस्पिरेशन में एटमॉस्फेरिक एयर अंदर आती है, और एक्सपायरेशन में एटमॉस्फेयर जो हमारी एल्वुलर एयर है, जो हमारी बॉडी में एयर थी, CO2 वगैरह थी, वो क्या होगी, बाहर निकाल दी जाएगी, रिलीज आउट। द मूवमेंट ऑफ एयर इन एंड आउट, the movement of air in and out of the lungs is carried out by the creating a pressure gradient। ये जो एयर है ऐसे ही नहीं चली जाती बच्चा, इसमें प्रेशर ग्रेडियंट को क्रिएट करना पड़ता है बिटवीन द लंग्स एंड द एटमॉस्फेयर। लंग्स और एटमॉस्फेयर के बीच में हम क्या करते हैं, प्रेशर को क्रिएट करते हैं। हमेशा याद रखना, एयर हमेशा कहाँ जाएगी, हाई प्रेशर टू लो पी जाती है, लो प्रेशर, ठीक है। इंस्पिरेशन में क्या होता है, इंस्पिरेशन कब होगा, इंस्पिरेशन कैन अकर इफ द प्रेशर विद इन द लंग्स, जिसको इंटरपल्मोनरी प्रेशर बोलते हैं, इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। खुद ही सोचो, एटमॉस्फेयर में अगर प्रेशर ज्यादा है तो लंग्स में कम है, तभी तो एयर अंदर आएगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसीलिए नेगेटिव प्रेशर बोलते हैं। नेगेटिव प्रेशर इन द लंग्स इज रिस्पेक्ट टू द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर से के कंपेयर में जो लंग्स का प्रेशर हो कैसा होता है, नेगेटिव होता है। वहीं पे बात करें एक्सपायरेशन की, एक्सपायरेशन टेक प्लेस व्हेन इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या होगा, ज्यादा होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर से, यानी कि इंटरपल्मोनरी प्रेशर क्या है, ज़्यादा है, और बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या है, कम है, तभी क्या होगी, एयर आउट होगी। इसमें एयर आउट और इसमें एयर इन, ठीक है।
द डायफ्राम एंड स्पेशलाइज्ड सेट ऑफ मसल्स। ये जो प्रेशर है ये क्रिएट किया जा रहा है, ये जो रेस्पिरेशन हो रहा है ये दो मसल से होती है मेनली, एक्सटर्नल एंड इंटरनल इंटरकोस्टल मसल बिटवीन द रिब्स। ये जो रिब्स है, रिब्स के बीच में ऐसे मसल्स प्रेजेंट होती हैं। और क्या है हमारा, हेल्प इन जनरेशन ऑफ सच ग्रेडियंट। ये जो प्रेशर ग्रेडियंट है उसको कौन क्रिएट कर रहा है, हमारा इंटरकोस्टल मसल्स, जो कि हमारे रिब्स के बीच में प्रेजेंट है। इंस्पायरेशन देखो कैसे होगा, इंस्पायरेशन इनिशिएटेड बाय द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ डायफ्राम। पहले क्या होगा, सबसे पहले सब ये स्टेप्स आ जाते हैं। सबसे पहले क्या होगा, हमारा डायफ्राम क्या होगा, कॉन्ट्रैक्ट होगा, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट होते ही क्या होगा, इंक्रीज वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर। इसकी वजह से क्या होगा, डायफ्राम कॉन्ट्रैक्ट हो जा होगा तो देखो वो डायफ्राम अगर नीचे शिफ्ट हो गया तो हमारा जो थोरेसिक चैम्बर है उसका जो वॉल्यूम है वो क्या हो जाएगा, अल्टीमेटली इंक्रीज हो जाएगा। कैसे होगा, याद रखना, एंटीरियर पोस्टीरियर एक्सिस, यानी ये होगा ऊपर है नीचे की तरफ, क्योंकि डायफ्राम का नीचे जा रहा है तो ऊपर नीचे की तरफ वॉल्यूम क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। उसके बाद द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ एक्सटर्नल, अब ये थर्ड पार्ट है कि अब कॉन्ट्रैक्शन होगा किसमें, एक्सटर्नल इंटरकोस्टल मसल में, जिससे क्या होगा, हमारी जो रिब्स है वो क्या हो जाएगी, लिफ्ट अप हो जाएगी, ठीक है। थर्ड स्टेप, द स्टर्नम कॉजेज इंक्रीजेज द वॉल्यूम ऑफ द थोरेसिक कैविटी, जिसकी वजह से क्या होगा, स्टर्नम क्या करेगा, थोरेसिक कैविटी से डोर्सो वेंट्रल यानी कि आगे और पीछे की साइड क्या होगा, वॉल्यूम को बढ़ा देगा। इससे क्या होगा, ओवरऑल इंक्रीज हो जाएगा थोरेसिक वॉल्यूम, कॉज सिमिलर इंक्रीज द पल्मोनरी वॉल्यूम, जिससे क्या होगा, थोरेसिक वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा, इससे पल्मोनरी यानी लंग्स के बीच का वॉल्यूम भी क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। एंड इंक्रीज इन पल्मोनरी वॉल्यूम डिक्रीज द, अब याद रखना, प्रेशर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम मान लो हमारा इंक्रीज हो रहा है तो प्रेशर क्या होगा, अल्टीमेटली डिक्रीज हो जाएगा। और इंस्पिरेशन में क्या चाहिए, हमें लंग्स के प्रेशर को कम रखना है, तभी तो बाहर से हवा अंदर आ पाएगी। An increase in pulmonary volume decrease the interpulmonary pressure less than the atmospheric pressure। इसकी वजह से क्या होगा, which forces the air from outside to move into the lungs। इसकी वजह से क्या होगा, हमारा जो एयर है लंग्स के अंदर क्या हो जाएगी, अंदर आ जाएगी। दैट इज इंस्पिरेशन। अब क्या होगा, सेकंड, रिलैक्सेशन ऑफ द डायफ्राम। रिलैक्सेशन मतलब क्या होगा कि डायफ्राम दोबारा से ऊपर की तरफ चले गए। जब कॉन्ट्रैक्ट हो रहे थे तो नीचे की तरफ जा रहे थे, फ्लैट हो रहे थे। जब रिलैक्स होंगे तो क्या होंगे, अगेन अपनी शेप में आ जाएंगे। तो रिलैक्सेशन ऑफ डायफ्राम एंड द इंटरकोस्टल मसल्स रिटर्न द डायफ्राम एंड स्टर्नम टू द नॉर्मल पोजीशन, जिससे क्या होगा, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, थोरेसिक वॉल्यूम डिक्रीज हो जाएगा और प्रेशर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। प्रेशर इंक्रीज हो गया, बाहर का प्रेशर क्या है, कम है, अंदर का ज्यादा है, तो जिसकी वजह से क्या होगा होगा एक्सपल्शन ऑफ एयर, एयर बाहर की तरफ निकल जाएगी, इसको हम क्या बोलेंगे, एक्सपिरेशन। याद रखना, इंस्पिरेशन में कॉन्ट्रैक्शन हो रहा है और एक्सपिरेशन में क्या हो रहा है, रिलैक्सेशन हो रहा है। We have the ability to increase the strength of the inspiration and expiration by the help of additional muscle in the abdomen। हम क्या कर सकते हैं, स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं, क्या करके, अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ा सकते हैं हम, किससे बढ़ा सकते हैं बताओ बच्चों, हम बना सकते हैं एक्स्ट्रा एब्डोमिनल मसल्स को यूज करके। जैसे अलोम विलोम वगैरह करते हो ना, उससे क्या होता है, हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है और मसल्स को ज्यादा यूज करके कैपेसिटी बढ़ जाती है। अब ए हेल्दी ह्यूमन ब्रीथ, हेल्दी ह्यूमन याद रखना ही आ सकता है, 12 टू 16 टाइम्स एक मिनट में क्या करता है, वो ब्रीथ इन और ब्रीथ आउट करता है। द वॉल्यूम ऑफ एयर इन्वॉल्व इन द ब्रीदिंग मूवमेंट कैन बी एस्टिमेटेड बाय द स्पायरोमीटर। स्पायरोमीटर से हम क्या करते हैं, वॉल्यूम को, जो हम वॉल्यूम ले रहे हैं और निकाल रहे हैं उसको हम क्या कर सकते हैं, मेजर कर सकते हैं। विच हेल्प इन क्लिनिकल असेसमेंट ऑफ पल्मोनरी फंक्शन। जैसे पल्मोनरी फंक्शन, किसी को लंग प्रॉब्लम है तो हम क्या करते हैं, इस स्पायरोमीटर से क्या करते हैं, मेजर करते हैं, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स। रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स इंपॉर्टेंट है बच्चों, इसमें तो भर भर के पीवाईक्यू आए, सबसे ज्यादा पीवाईक्यू अगर इस चैप्टर में से किसी से आए हैं तो वो क्या है, रेस्पिरेटरी वॉल्यूम्स एंड कैपेसिटी से आए हैं। हर साल एक नई क्वेश्चन आ ही जाता है। अब देखो टाइडल वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ एयर इंस्पायर्ड और एक्सपायर्ड ड्यूरिंग द नॉर्मल रेस्पिरेशन। जैसे आप बातें करते करते या फिर नॉर्मली कुछ विदाउट फीलिंग, बिना फील करे हुए जो वॉल्यूम हम क्या करते हैं, अंदर लेते हैं बाहर लेते हैं, उसको क्या बोलते हैं, टाइडल वॉल्यूम। वो अप्रोक्सीमेटली कितना होता है, 500 ml होता है एक बार में। हेल्दी मैन कैन इंस्पायर एक्सपायर अप्रोक्सीमेटली 6000 टू 8000 ml पर मिनट। ये अब कुछ नहीं हुआ, ये 500 को ही हमने क्या कर दिया, 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि हम क्या करते हैं, सॉरी 60 से नहीं, एक सेकंड में इसको रिलीज करती हूँ। हमने क्या करा, इसी 500 को हमने 12 से मल्टीप्लाई करा और क्या कर दिया, 500 को ही हमने 16 से मल्टीप्लाई करा। क्यों किया, क्योंकि हम 12 से 16 बारी तो सांस लेते हैं एक बार में,
मतलब 1 मिनट में, ठीक है? तो ये पर मिनट आ जाएगा अपने आप। इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे 12 से तो 6000 आएगा और 16 से करोगे तो 8000 आएगा। अब है इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम। इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? ये डेफिनेशन प्रॉपर याद होनी चाहिए। ए पर्सन कैन इंस्पायर बाय द फोर्सफुल इंस्पिरेशन। हम क्या कर रहे हैं? जबरदस्ती साँस लेने की कोशिश कर रहे हैं हम अंदर। तो वो हम कितना ले सकते हैं? 2500 ml टू 3000 ml तक हम ले सकते हैं, ये एवरेज है। अब एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम क्या है? हम फोर्सफुली क्या कर रहे हैं? एक्सपायर करने की कोशिश कर रहे हैं, जो मतलब नॉर्मल टाइडल तो हम निकाल ही रहे हैं, साथ में क्या निकाल रहे हैं? ये भी निकाल रहे हैं, ठीक है? तो ये कितना होता है? 1000 टू 11 ml होता है, ठीक है? अब रेज़िडुअल वॉल्यूम क्या है? रेज़िडुअल वॉल्यूम, वॉल्यूम ऑफ एयर रिमेन इन द लंग्स। अब जो भी वो हमने एयर निकाल दी, जबरदस्ती भी निकाल दी, तो उसके बाद भी जो एयर हमारी फोर्सफुल एक्सपायरेशन से भी निकाल दी, जो भी हमारे लंग्स में बच गई वो हमारी क्या है? रेज़िडुअल वॉल्यूम है, जो कि कितनी होती है? 1100 टू 1200 ml होती है, ठीक है? याद रखना। इसको हम स्पायरोमीटर से कभी भी मेज़र नहीं कर सकते, क्योंकि ये हमारे लंग्स में ही रहती है। हम कोई भी चीज़ हम ब्रीथ आउट, ब्रीथ इन कर रहे हैं, तभी तो हम उसको मेज़र कर सकते हैं, ठीक है? अब हम क्या करेंगे? बाय एडिंग द फ्यू रेज़िडुअल रेस्पिरेटरी वॉल्यूम डिस्क्राइब्ड अबव, वन कैन डिराइव वेरियस पल्मोनरी कैपेसिटी। हम क्या कर रहे हैं? पल्मोनरी कैपेसिटी पढ़ेंगे। हम इसी वॉल्यूम को ऐड करके पढ़ते हैं। अब देखो इंस्पायरेटरी कैपेसिटी क्या है? टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर। इसमें कोई फोर्सफुल नहीं है, नॉर्मल है बेटा, ठीक है? उसमें फोर्सफुल था वॉल्यूम, इसमें फोर्सफुल नहीं आएगा। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन इंस्पायर आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन। आपने नॉर्मली एक्सपिरेट कर दिया, यानी कि हमने टाइडल वॉल्यूम निकाल दिया। उसके बाद भी हम क्या कर रहे हैं? टाइडल वॉल्यूम निकालने के बाद क्या कर रहे हैं? हम इंस्पायर कर रहे हैं। तो हम टाइडल वॉल्यूम भी लेंगे, साथ में क्या लेंगे? इंस्पायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी लेंगे, ठीक है? तो ये टीवी प्लस में आईआरवी, इनकी वैल्यू आपको ऊपर दी हुई है, इसको लिख लेना, ठीक है? ऐड करोगे तो आ जाएगी। अब एक्सपायरेटरी का इसका उल्टा है। हमने क्या करा? हमने टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन एक्सपायर आफ्टर नॉर्मल इंस्पिरेशन। नॉर्मली हमने क्या करा? इंस्पायर कर दिया, उसके बाद क्या कर रहे हैं हम? एक्सपायर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे? टाइडल वॉल्यूम भी निकालेंगे और एक्सपायरेटरी रिजर्व वॉल्यूम भी आएगा इसमें, ठीक है? ये होगा टीवी और ईआरवी। अब फंक्शनल रेजिडुअल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम ऑफ एयर दैट विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपायरेशन। नॉर्मली हमने एक्सपायर किया, अब फोर्सफुली नहीं कर रहे हैं। फोर्सफुली करेंगे तो ईआरवी हो जाएगा। तो हमने क्या करा? हमने नॉर्मली एक्सपायर कर दिया, वही टीवी हमने निकाला 500, ठीक है? 500 एमएल हमने निकाला टोटल, ठीक है? तो वॉल्यूम ऑफ एयर विल रिमेन इन द लंग्स आफ्टर नॉर्मल एक्सपिरेशन, यानी हमने टीवी निकाल दिया, तो हमारे पास क्या बचेगा? ईआरवी बच गया, क्योंकि ये हम निकाल सकते थे जबरदस्ती, और आरवी बच गया, ठीक है? अब वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी क्या है? वॉल्यूम, द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन बी ब्रीथ इन आफ्टर फोर्स्ड एक्सपायरेशन। अ, एक पर्सन है जो नॉर्मली कितना ब्रीथ कर सकता है फोर्सफुल एक्सपायरेशन के दौरान, यानी कि ईआरवी निकाल दिया, ठीक है? अब देखो आपने ईआरवी निकाल दिया और टीवी तो आप नॉर्मली निकालते हो, तो हम क्या-क्या ले सकते हैं? आईआरवी तो हम ले ही सकते थे। ईआरवी जो हमने फोर्सफुली निकाला था वो भी ले सकते हो, टीवी भी ले सकते हैं। इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। इसका उल्टा भी हो सकता है बच्चों। द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर अ फोर्स्ड इंस्पायरेशन, ये भी बन सकता है, इसका उल्टा भी बन सकता है, ठीक है? और द मैक्सिमम वॉल्यूम ऑफ एयर ए पर्सन कैन ब्रीथ आउट आफ्टर द फोर्सफुल इंस्पायरेशन, उल्टा है दोनों, ठीक है? अब टोटल लंग्स कैपेसिटी क्या? सबको ऐड कर दो बच्चों। टोटल वॉल्यूम ऑफ एयर अकोमोडेटेड इन द लंग्स एट द एंड ऑफ द फोर्स्ड इंस्पायरेशन। मतलब फोर्स्ड इंस्पायरेशन से हम क्या, इंस्पायरेशन हमने फोर्सली कर लिया, उसके बाद जो भी हमारे लंग्स में जो भी वॉल्यूम बचा वो सारे के सारे यहाँ पर आ जाएंगे। आरवी, ईआरवी, टीवी, आईआरवी, मतलब इसमें सारे के सारे वॉल्यूम्स को ऐड कर दो, ठीक है? अब देखो वाइटल कैपेसिटी क्या है? वाइटल कैपेसिटी है हमारा ईआरवी प्लस में टीवी प्लस में आईआरवी। वाइटल कैपेसिटी देखो, और साथ में क्या होगा? आरवी हो गया, तो इसको मिलाकर क्या बोलेंगे? वाइटल कैपेसिटी बोलेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? वाइटल कैपेसिटी प्लस में रेजिडुअल वॉल्यूम हो जाएगा, ठीक है? अब एक्सचेंज ऑफ गैसेस की बात करते हैं। एक्सचेंज ऑफ गैसेस, एल्वुलाई आर प्राइमरी साइट ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एल्वुलाई क्या है? प्राइमरी साइट्स है ऑफ एक्सचेंज ऑफ गैसेस। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ऑल्सो अकर बिटवीन ब्लड एंड टिश्यू। एक्सचेंज ऑफ गैसेस ब्लड और टिश्यू के बीच में भी हो रहा है, और क्या हो रहा है? एल्वुलाई और ब्लड के बीच में भी हो रहा है, ठीक है? exchange O2 and CO2 are exchanged in these
साइट बाय सिंपल डिफ्यूजन मेनली बेस्ड ऑन द प्रेशर एंड कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। ये किस पे डिपेंड करेगा? प्रेशर और कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगा कि कैसे एक्सचेंज होगा या नहीं होगा। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एज वेल, ये किस किस चीज पे डिपेंड करता है? इंपॉर्टेंट है ये। किस पे डिपेंड करता है? सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस पे डिपेंड करता है, थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन पे डिपेंड करता है और कंसंट्रेशन और प्रेशर पे भी डिपेंड करता है। तीन चीजों पे डिपेंड करता है हमारा क्या? एक्सचेंज ऑफ गैसेस। ठीक है। ये थिकनेस ऑफ मेम्ब्रेन कितनी है उस पे भी डिपेंड करेगा। मोटी हो जाएगी तो डिफ्यूज ही नहीं होगा, है ना। इन्वॉल्व इन द डिफ्यूजन आर ऑल्सो सम इम्पॉर्टेंट फैक्टर दैट कैन अफेक्ट द रेट ऑफ डिफ्यूजन। ये क्या करता है? रेट ऑफ डिफ्यूजन को अफेक्ट करेगा। Pressure contributed by an individual gas in a mixture of gas is called partial pressure and represented by PO2 and PCO2, यानी partial pressure of oxygen, partial pressure of CO2। ठीक है। Partial pressure of these two gases in atmospheric air and the two sites of diffusion is given in table। इस टेबल में दिया हुआ है। The data given the table clearly indicates the concentration gradient of oxygen from the alveoli to blood and blood to tissue। ये दिखा रखा है यहाँ पे, ठीक है। अब ये इंपॉर्टेंट है बच्चों, ये वैल्यू आ जाती है, ये भी PYQ है, आया हुआ है इसके ऊपर। ठीक है। तो ऑक्सीजन का जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो कितना होता है? एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन का प्रेशर 159 होता है। अब देखो, अब एटमॉस्फेयर में क्या है? ज़्यादा है ना, और हमारे एल्वेलाई में क्या है? 104 है, कम है। तो यहाँ से क्या होगा? ऑक्सीजन इधर मूव कर जाएगी। अब देखो, अब डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? ऑक्सीजन कम है, ठीक है। कितना है? 40 है, तो इधर से इधर फिर मूव कर जाएगा, ठीक है। और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 है, तो क्या होगा? टिश्यू की तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो CO2 की बात करें, याद रखना बच्चों कि देखो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, आपका एटमॉस्फेयर में कितना है? मैं ऑक्सीजन की बात कर रही हूँ। एटमॉस्फेयर में 159 है। फिर इसके बाद हमारे एल्वुलाई में कितना है? 104 है। फिर इसके बाद ब्लड में कितना है? ब्लड में अगर बात करें O2 ब्लड में, ऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? 95 है, ठीक है। और टिश्यू में कितना है? 40 है, ठीक है। तो ये वैल्यूज याद रखना इंपॉर्टेंट है बहुत। CO2 का भी इंपॉर्टेंट है। अब देखो, टिश्यू में क्या है? हमारी CO2 ज़्यादा है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड में क्या है? कम है, तो CO2 इधर मूव कर जाएगी। उसी तरीके से डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में देखो CO2 ज़्यादा है ना, एल्वुलाई में कम है, तो इधर मूव कर जाएगी। अब देखो एल्वुलाई में 40 है और एटमॉस्फेयर में देखो कितनी कम है, तो इधर मूव कर जाएगी, ये बाहर चली जाएगी, ठीक है। तो ये पाथवे भी हो गया एक तरीके से, ठीक है। यहाँ पे देखो लिखा हुआ है, ये हमारी एल्वुलाई है, एल्वुलस है। एल्वुलस में देखो एटमॉस्फेरिक, अब एटमॉस्फेयर में कितनी है? प्रेशर, प्रेशर ऑफ O2 कितना है एटमॉस्फेयर में हमारा? 159 ही है ना बच्चों? हाँ, 159 है, ठीक है। और एल्वुलाई में कितना है? 104। तो देखो इंस्पायर्ड हुई एयर, जो कि ऑक्सीजन आई, ठीक है। अब देखो प्रेशर ऑफ CO2 कितना है? एल्वुलाई में 40 है, और प्रेशर ऑफ CO2 एटमॉस्फेयर में कितना है? 0.3 है। तो देखो CO2 बाहर निकल गया, एक्सपायर्ड हो गया, ठीक है। अब देखो ऑक्सीजन देखो अंदर जा रही है, क्योंकि एल्वुलाई में कितना है ऑक्सीजन? एल्वुलाई में है 104 एटमॉस्फेरिक प्रेशर, इसमें कितना था? 95 था पल्मोनरी वेन में, ठीक है। तो एयर क्या हो जाएगी? ऑक्सीजन इधर चली जाएगी, उसके बाद क्या होगी? पम्प्ड होकर पूरी की पूरी बॉडी में जाएगी। अब देखो इसमें कितना है? 95 है, और ऑक्सीजन यहाँ पर कितनी है? 40 है, तो देखो इजीली मूव कर गई, ठीक है। अब CO2 की बात करें, CO2 यहाँ पे कितना है? 45 है, और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड में कितना है? इस वाले ब्लड में कितना है? 40 है, तो क्या हो जाएगा? इधर से इधर मूव कर जाएगा, ठीक है। अब इधर गया, उसके बाद कहाँ गया? पंप होकर यहाँ पे कितना है? 45 है। 45 से किधर जाएगा? 40, 40 से फिर 03 से बाहर, ठीक है। याद रखना ये लेबलिंग, इसकी भी लेबलिंग याद रखना, ये इसके ऊपर क्वेश्चन आया हुआ है। ऐसे एक बार ABC करके दे दिया था, ये पूछा गया था सिस्टमिक आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये लेबलिंग इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेना एक बार इसको। सिमिलरली ए ग्रेडियंट ऑफ प्रेशर ऑफ CO2 इन दी अपोजिट डायरेक्शन, ये मैं तुम्हें समझा चुकी हूँ यहाँ तक पूरा, ठीक है। अब एज द सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2, सॉल्युबिलिटी ऑफ CO2 कितनी होती है? 20 to 25 टाइम्स ज़्यादा होती है किससे? ऑक्सीजन से। अगर आपको दो ऑप्शन दिए जाएं, ऑक्सीजन और CO2, तो CO2 को चूज करेगा हमारा हीमोग्लोबिन, ठीक है। द अमाउंट ऑफ CO2 कैन डिफ्यूज थ्रू द डिफ्यूजन मेम्ब्रेन पर यूनिट डिफरेंस ऑफ पार्शियल प्रेशर इज मच हायर एज कम्पेयर टू ऑक्सीजन। ये बता रखा है कि जो
ऑक्सीजन ऑक्सीजन के कंपेयर में क्या है, CO2 को ज़्यादा प्रेफ़रेंस देता है वो। द डिफ्यूज़न मेम्ब्रेन किससे मिलकर बनी हुई है? 3 लेयर से मिलकर बनी हुई है मेजरली, ठीक है। पहली है थिन स्क्वामस एपिथेलियम ऑफ एल्वेओलाई फर्स्ट, सेकंड क्या है एंडोथेलियम ऑफ एल्वेओलाई ऑफ कैपिलरी सेकंड, और थर्ड क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। यहाँ पे दिख रही है देखो, ये हमारी कैपिलरी है, कैपिलरी की सबसे पहली लेयर, दूसरी लेयर किसकी है एल्वेओलाई की, और तीसरा क्या है बेसमेंट मेम्ब्रेन। ये तीनों से मिलकर क्या है हमारी थिकनेस डिसाइड होगी, ठीक है। इसी के थ्रू क्या होगा डिफ्यूज़ होगी हमारी ऑक्सीजन एंड CO2। मेम्ब्रेन सपोर्टिंग द स्क्वामस एपिथेलियम एंड बेसमेंट मेम्ब्रेन सराउंडेड बाय अ सिंगल लेयर। ये इतनी पतली होती है, सिंगल लेयर की होती है, सिंगल सेल लेयर होती है, इसीलिए क्या होता है ये डिफ्यूज़ हो जाती हैं, ठीक है। हाउएवर द टोटल थिकनेस इसकी कितनी होती है 1 मिलीमीटर से भी छोटी होती है, बहुत कम होती है, इसीलिए क्या होता है डिफ्यूज़ हो जाती है गैसेस। देयरफॉर ऑल द फैक्टर इन आवर बॉडी आर फेवरेबल फॉर द डिफ्यूजन of O2 and alveoli to the tissue and the that of CO2 from the tissue। ये सारे के सारे मतलब जितने भी फैक्टर्स हैं ये फेवर में है, इससे क्या होगा ऑक्सीजन और CO2 क्या हो जाएंगे डिफ्यूज हो जाएंगे। और ट्रांसपोर्ट ऑफ गैसेस की बात करें, याद रखना ब्लड इज अ मीडियम, ब्लड एक मीडियम प्रोवाइड करता है किसको ऑक्सीजन और CO2 को। याद रखना ये वाली बात कि जो ऑक्सीजन है 97% किससे ट्रांसपोर्ट होता है आरबीसी से, और बाकी का 3% किससे होगा प्लाज्मा से होगा, ठीक है। वहीं पे बात करें CO2 की तो 20 to 25% किससे होगा आरबीसी से होगा, और 70% किससे होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में होगा, और 7% किससे होगा प्लाज्मा की फॉर्म में होगा। इंपॉर्टेंट है याद रखना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 97% ऑक्सीजन किससे होगा आरबीसी से, और 3% किससे होगा प्लाज्मा से, ठीक है। और यहीं पे बात करें 20 to 25% किससे होगा CO2 आरबीसी से, और ये 70% CO2 किससे होगा बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, बाइकार्बोनेट क्या होगा HCO3-। और वहीं पे बात करें 7% CO2 किससे होगा प्लाज्मा से होगा, ठीक है, डिसॉल्व फॉर्म में। ये डिसॉल्व फॉर्म में है, ये विदाउट डिसॉल्व। अगर तुमसे पूछा कि टोटल प्लाज्मा के थ्रू CO2 कितना ट्रांसपोर्ट होता है तो 77%, लेकिन अगर डिसॉल्व फॉर्म में पूछा प्लाज्मा से कितना होता है तो 7%, बाकी का 70% किससे होता है कार्बोनेट की फॉर्म में होता है, बाइकार्बोनेट की फॉर्म में। अब ट्रांसपोर्ट ऑफ ऑक्सीजन, ट्रांसपोर्ट कैसे होता है ऑक्सीजन का ये देख लेते हैं। हीमोग्लोबिन एक रेड कलर का आयरन कंटेनिंग पिगमेंट है, जिसमें क्या होता है जो आरबीसी के अंदर प्रेजेंट होता है, ठीक है। ऑक्सीजन कैन बाइंड हीमोग्लोबिन इन अ रिवर्सिबल मैनर टू फॉर्म ऑक्सीहीमोग्लोबिन। रिवर्सिबल मैनर में क्या होता है बाइंड होता है, अगर इरिवर्सिबल मैनर में होगा तो ऑक्सीजन छोड़ेगा नहीं, CO2 फिर निकलेगा नहीं टिश्यू से, प्रॉब्लम हो जाएगी, उसको हम ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ये बॉन्ड को किसके हीमोग्लोबिन और ऑक्सीजन के बॉन्ड को हम क्या बोलते हैं ऑक्सी हीमोग्लोबिन बोलते हैं। ईच हीमोग्लोबिन मॉलिक्यूल कैन कैरी मैक्सिमम 4 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन। एक हीमोग्लोबिन का मॉलिक्यूल 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन इज प्राइमरी रिलेटेड टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन। अब कितना ऑक्सीजन सराउंडिंग में प्रेजेंट है वो उस पर डिपेंड करेगा। अगर सराउंडिंग में प्रेशर ऑक्सीजन का कम है तो हीमोग्लोबिन से कम बाइंड करेगा। Partial pressure of CO2, hydrogen ion concentration and temperature are the factor of interfere the binding। अगर मान लो तुम्हारा प्रेशर ऑफ CO2 क्या है ज़्यादा है, हाइड्रोजन आयन भी क्या है ज़्यादा है, और क्या है टेम्परेचर भी क्या है ज़्यादा है, तो क्या होगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थोड़ा शॉर्ट में HbO2 ऑक्सी हीमोग्लोबिन नहीं बनेगा, ठीक है, होगा नहीं। इन सारे फैक्टरों को क्या होना पड़ेगा रिड्यूस होना पड़ेगा, तब जाके ऑक्सी हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। ये इंटरफेयर कर देते हैं। ए सिग्मोइड कर्व, इसको सिग्मोइड या फिर एस शेप कर्व बोलते हैं, जो जो किसके बीच में ये आ सकता है कि एक्स एक्सिस पे कौन सी चीज है, वाई एक्सिस पे कौन सी चीज है। याद रखना परसेंटेज सैचुरेशन ऑफ हीमोग्लोबिन विद ऑक्सीजन कहाँ पर है वाई एक्सिस पे प्लॉटेड है, ठीक है, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन किधर है एक्स एक्सिस पे प्लॉटेड है, ठीक है। दिस कर्व इज कॉल्ड ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व, इसको ऑक्सीजन डिसोसिएशन कर्व बोलते हैं। एंड इट इज हाईली यूजफुल फॉर द स्टडी द इफेक्ट फैक्टर लाइक प्रेशर ऑफ CO2, हाइड्रोजन कंसंट्रेशन। ये इन फैक्टर को स्टडी करने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑन बाइंडिंग ऑफ ऑक्सीजन विद हीमोग्लोबिन, कि कैसे ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन से क्या करता है बाइंड करता है। इन दी एल्वेलाई, ये इंपॉर्टेंट है। एल्वेलायर साइड में क्या होता है एल्वेलाई साइड में वेयर देयर हाई प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, लो प्रेशर ऑफ CO2 और लेस H+ कंसंट्रेशन,
और लोअर टेम्परेचर होता है, जिससे क्या होता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन हो पाता है, ठीक है। द फैक्टर ऑल आर फेवरेबल फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन। इसका अपोजिट कर दोगे तो क्या हो जाएगा, डिसोसिएशन हो जाएगा ऑक्सीजन के साथ, ठीक है। दिस क्लियरली इंडिकेट दैट ऑक्सीजन गेट बाउंड टू हीमोग्लोबिन इन द लंग सरफेस। ऑक्सीजन कहाँ पे बाउंड होती है, लंग सरफेस पे, और डिसोशिएट कहाँ पे होती है, टिश्यू साइड में, ठीक है। ईच, ये इंपॉर्टेंट है, ईच 100 ml ऑफ ऑक्सीजन ब्लड कैन डिलीवर 5 ml ऑफ ऑक्सीजन। अब ये जो 100 ml अगर ब्लड है तो उसमें 5 ml क्या होगा, हमारा ऑक्सीजन होगा, टिश्यू को ये प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। इंपॉर्टेंट है। अब ये देख लो, ये कर्व है, अगर ये इस साइड शिफ्ट होगा तो डिसोसिएशन हो जाएगा, और इस साइड होगा तो एसोसिएशन हो जाएगी। ये कहाँ की साइड है, ये टिश्यू के साइड बना है, और ये किधर है, लंग्स की साइड है, ठीक है। ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। अब कार्बन डाइऑक्साइड कैसे ट्रांसपोर्ट होता है, CO2 इज कैरिड बाय हीमोग्लोबिन एस कार्बामिनो हीमोग्लोबिन। अब ये बता दिया कि 20 to 25% ये किससे, ये हीमोग्लोबिन के साथ बाइंड होगा, ठीक है, 20 to 25% जो कि आरबीसी में प्रेजेंट है, ठीक है। दिस बाइंडिंग इज रिलेटेड टू द पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2। ये बाइंडिंग किस पे डिपेंड करेगी, पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का कितना है, ठीक है। अगर ज्यादा होगा पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 का तो बाइंड कर जाएगा, नहीं होगा तो नहीं होगा, ठीक है। प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन इज द मेजर फैक्टर विच कुड अफेक्ट द बाइंडिंग। जैसे कि इंटरफेयर करता है CO2 का पार्शियल प्रेशर ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, उसी तरीके से ऑक्सीजन का पार्शियल प्रेशर इंटरफेयर करता है कार्ब अमीनो हीमोग्लोबिन में। व्हेन प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, जब प्रेशर ऑफ CO2 हाई होगा और प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन क्या होगा, लो होगा टिश्यू साइड में, तो बाइंडिंग ज्यादा हो पाएगी कार्बन डाइऑक्साइड की हीमोग्लोबिन के साथ। और वहीं पर अगर बात करें, प्रेशर ऑफ CO2 लो होगा, प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन हाई होगा, जो कि एल्वेलाई साइड में होता है, तो डिसोसिएशन हो जाएगा, टूट जाएगा बॉन्ड हीमोग्लोबिन का, और CO2 क्या हो जाएगी, रिलीज हो जाएगी किससे, एल्वेलाई से बाहर। आरबीसी कंटेन वेरी हाई कंसंट्रेशन ऑफ एंजाइम। जो आरबीसी है उसमें एक एंजाइम होता है, वो बहुत हाई कंसंट्रेशन में होता है, जिसको बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज, एंड माइन्यूट क्वांटिटी में कहाँ पे होता है, प्लाज्मा में होता है। दिस एंजाइम फैसिलिटेट द फॉलोइंग रिएक्शन इन बोथ डायरेक्शन। ये किस साइड है, ये टिश्यू साइड है, सॉरी टिश्यू साइड तो इधर नहीं है, ये किधर है, ये लंग साइड होगा, और ये कहाँ है, टिश्यू साइड, ठीक है। अब टिश्यू साइड में क्या होगा, ऑक्सीजन निकलेगी, वाटर भी निकलेगा, ठीक है। ये दोनों डायरेक्शन में हमारी कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम ही लग रहा होता है। एट द टिश्यू साइट वेयर पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2 इज हाई, पता है जो टिश्यू साइट है, प्रेशर ऑफ CO2 हाई होता है तो क्या होगा, कैटाबॉलिज्म हो जाएगा। कैटाबॉलिज्म मतलब ये बॉन्ड टूट जाएगा, कार्बोनेट बाइकार्बोनेट का बॉन्ड टूट के बाइकार्बोनेट का बॉन्ड टूट जाएगा, ठीक है। CO2 डिफ्यूजेस इनटू द ब्लड, और CO2 क्या हो जाएगा, ब्लड में डिफ्यूज हो जाएगा, एंड फॉर्म्स बाइकार्बोनेट एंड H+N। और एल्वेलर साइड में क्या होगा, प्रेशर ऑफ CO2 कम है तो क्या होगा, ये डिसोशिएट हो जाएगा, टूट जाएगा, और CO2 निकल जाएगी। थस CO2 ट्रैप्ड एज बाइकार्बोनेट। CO2 को इसीलिए किसके में ट्रैप करके रखा जाता है, बाइकार्बोनेट में, कहाँ पर, टिश्यू साइड में। ये देखो टिश्यू साइड में मैंने लिख दिया। एंड ट्रांसपोर्ट किया जाता है एल्वेलर साइड में, और CO2 रिलीज कर दी जाती है। ये भी इंपॉर्टेंट, जैसे वहाँ पे 100 ml हीमोग्लोबिन, 100 ml ब्लड कितने ml ऑफ ऑक्सीजन को कैरी करता था, 5 ml को। उसी तरीके से 100 ml ऑफ डीऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करता है 4 ml ऑफ CO2, जो कि किसको दिया जाता है, एल्वेलाई को। अब रेगुलेशन ऑफ रेस्पिरेशन। रेगुलेशन कैसे होगा रेस्पिरेशन का, ह्यूमन बीइंग हैव सिग्निफिकेंट एबिलिटी टू मेंटेन एंड मॉडरेट द रेस्पिरेटरी रिदम। ह्यूमन बीइंग के अंदर एबिलिटी है कि अपने रेस्पिरेशन को क्या कर सकते हैं, वो तेज और धीमा कर सकते हैं, यानी स्लो एंड फास्ट कर सकते हैं। और वो डिमांड करेगा, जितना बॉडी टिश्यू को ज़रूरत होगी उतना ज़्यादा उसका रिदम चेंज हो जाएगा। दिस इज़ डन बाय द न्यूरल सिस्टम। ये सारा किससे किससे डन किया जाता है, न्यूरल सिस्टम से डन किया जाता है। ए स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट इन द मेडुला रीजन। एक स्पेशलाइज्ड सेंटर प्रेजेंट है मेडुला रीजन में ब्रेन के, जिसको हम बोलते हैं रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर। ये क्या करता है, ये प्राइमरी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस रेगुलेशन। ये रेगुलेशन मतलब कि ब्रीदिंग के रेगुलेशन है, कि हम नॉर्मली ब्रीथ कर पा रहे हैं, वो किसको रेगुलेट करता है, कौन रेगुलेट करता है, मेडुला, ठीक है।
अनदर सेंटर, एक और सेंटर है पॉन्स में। अनदर सेंटर इज प्रेजेंट इन द पॉन्स रीजन, जिसको हम नीमोटैक्सिक सेंटर बोलते हैं। ये मॉडरेट करता है रेस्पिरेटरी रिदम को, मतलब स्लो फास्ट हम क्या कर सकते हैं, इससे कर सकते हैं नीमोटैक्सिक सेंटर से। न्यूरल सिग्नल फ्रॉम दिस सेंटर कैन रिड्यूस द ड्यूरेशन ऑफ इंस्पिरेशन एंड एक्सपिरेशन। ये रेस्पिरेटरी रेट को क्या करता है, ये चेंज करता है। अब एक है कीमोसेंसिटिव एरिया। कीमोसेंसिटिव एरिया क्या होते हैं? इट इज द सिचुएटेड एडजेसेंट ऑफ द रिदम सेंटर। ये रिदम सेंटर के आसपास ही प्रेजेंट होती है। ये हाईली सेंसिटिव होते हैं, इंपॉर्टेंट है, ये आ जाता है। हाईली सेंसिटिव होते हैं CO2 और हाइड्रोजन आयन की। अगर मान लो इनका जो इनका जो रेट है, अगर वो ज़्यादा हो गया तो क्या हो जाता है, एक्टिवेट हो जाती है सेंटर। और और क्या होता है, ये हमारी रेस्पिरेटरी प्रोसेस क्या हो जाती है, इनहैंस हो जाती है। और ये क्या होते हैं, फटाफट इनको CO2 और H+ आयन को एलिमिनेट कर दिया जाता है बॉडी से। रिसेप्टेड रिसेप्टर्स associated with aortic arch और carotid artery recognize the change of the CO2 and H+ ion। ये जो रिसेप्टर्स है कहाँ पर पाए जाते हैं, आयोटिक आर्च में और कैरोटिड आर्टरी में पाए जाते हैं। ये रिकॉग्नाइज करेंगे कि CO2 H+ आयन की कंसंट्रेशन कहीं ज़्यादा तो नहीं है, तो फटाफट किया जाता है, इन सेंटर्स को क्या करा जाता है, एक्टिवेट किया जाता है, इससे फटाफट इनको एलिमिनेट कर दिया जाता है। The role of oxygen in the regulation of respiratory rhythm is quite insignificant। मतलब ऑक्सीजन ज़्यादा है, कम है, ये न्यूमोटैक्सिक सेंटर इसको डिटेक्ट नहीं करते हैं, इसका कोई मतलब नहीं है, बस CO2 और हाइड्रोजन आयन को ही क्या करते हैं, डिटेक्ट करते हैं। ठीक है। अब डिसऑर्डर क्या है रेस्पिरेटरी सिस्टम से रिलेटेड? पहला है अस्थमा। अस्थमा क्या होता है, डिफिकल्टी होती है ब्रीदिंग में, जिससे क्या होता है, व्हीजिंग साउंड आती है, सीटी जैसी आवाज़ आती है। और ये क्यों आती है? क्योंकि इन्फ्लेमेशन हो जाता है, हमारी जो ब्रोंकाई और ब्रोंक्यूल्स है, उनकी जो पाइप्स हैं वो क्या हो जाती है, बहुत नैरो हो जाती है। इसकी वजह से क्या होता है, ऑक्सीजन और CO2 फटाफट निकल या आ नहीं पाती है, जिससे क्या होता है, प्रॉब्लम होती है। अब एम्फाइसीमा क्या है? ये क्रॉनिक डिसऑर्डर है। ये क्यों होता है? अगर कोई सिगरेट स्मोकिंग वगैरह ज़्यादा करता है तो ये एम्फाइसीमा होने के चांसेस हो जाते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें जो एल्वियोलर वॉल्स हैं वो डैमेज हो जाती हैं। डैमेज हो गई तो क्या होगा, ऑक्सीजन और CO2 का डिफ्यूज़न नहीं कर पाएँगी। ठीक है। अब ऑक्यूपेशनल रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर कौन-कौन से हैं? इन इंडस्ट्री इन सर्टेन इंडस्ट्री स्पेशली दोज़ इन्वॉल्विंग ग्राइंडिंग और स्टोन ब्रेकिंग, so much dust is produced that the defense mechanism of the body cannot fully cope with the situation। अब क्या होता है, जो ग्राइंडिंग इंडस्ट्रीज वगैरह हैं, स्टोन्स वगैरह की, वहाँ पे डस्ट वगैरह बहुत ज़्यादा होती है, जिससे क्या होता है, लंग्स में क्या हो जाती हैं, बहुत ज़्यादा डस्ट एक्यूमुलेट हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाता है, फाइब्रोसिस हो जाता है। फाइब्रोसिस होने की वजह से क्या होगा, प्रोलिफरेशन ऑफ फाइब्रस टिश्यू, वहाँ पे फाइब्रस टिश्यू बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो जाएंगे, जिसकी वजह से क्या होगा, सरफेस एरिया लंग्स का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। और लंग का जो सरफेस है वो डैमेज हो जाएगा। और इसको बचने के लिए जो वर्कर्स हैं उनको बोला जाता है कि प्रोटेक्टिव मास्क को यूज़ करो, जिससे क्या हो, ये डस्ट पार्टिकल अंदर ना जाएँ। ठीक है? थैंक यू सो मच।